हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो हमारा वीडियो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल के साथ टॉपिक ख़त्म किया था, डिस्कस किया था उसको। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये उसी पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, पिछले टॉपिक पे बेस्ड है ये वाला टॉपिक। तो पिछला आपको समझ में आएगा, है ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो मैं निकालना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन वर्क को बताता है, वर्क ही एनर्जी होती है ना। वर्क किसी भी पार्टिकल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इसमें वही है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसमें क्या होगा कि कंडक्टर में जो चार्ज है वो सारा का सारा उसके सरफेस पर होगा। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में हम प्रेशर भी निकाल चुके हैं। तो अगर आप इस कंडक्टर में जो कि चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज कंडक्टर को अगर और पूरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमने दे रखा है, अगर मैं इसको क्या करूं, प्रेस करूं या इसको और चार्ज देना चाहूं, तो ये क्या करेगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी कि ये नहीं चाहेगा कि आप इसकी जो भी इसकी सिचुएशन है उसमें चेंज करो। तो अगर आप इसको प्रेस करोगे तो एक फोर्स आपको बाहर की ओर लगता हुआ फील होगा, और अगर आप इसको और चार्ज दोगे तो ये आने वाले और पॉजिटिव चार्जेस को आने नहीं देगा, मतलब उनको अपोज करेगा। और फिर भी अगर आप चार्ज दोगे तो आपको इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जैसे अगर साइकिल चलाते टाइम फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो आपको पैडल लगाने में जोर ही नहीं पड़ेगा। हालांकि साइकिल नहीं चल पाएगी विदाउट फ्रिक्शन, आप खुद भी नहीं चल सकते ना साइकिल चल सकते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो, जिस सड़क पर आप साइकिल चला रहे हो वो सड़क बहुत ज़्यादा खुरदरी हो, तो आपको कितना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो खुरदरी जो फर्श है, वो खुरदरा जो सरफेस है वो आपको आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है। लेकिन फिर भी आप साइकिल चलाना चाहते हो तो आपको उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी काम का विरोध अगर कोई आपका कर रहा है फिर भी आप उस काम को करना चाहते हो तो आपको आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आप उस काम को कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से एक चार्ज कंडक्टर को और चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो विरोध कर रहा है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और तो हम वही निकालना चाहते हैं कि पर यूनिट वो एनर्जी जो है वो कितनी होगी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ वी हैव अ चार्ज्ड कंडक्टर then whole charge will distributed at the surface of conductor. ठीक है, if we want to give more charge to this conductor, then we have to do work opposite to the opposition of प्री एस्टेब्लिश्ड चार्ज। प्री एस्टेब्लिश्ड मतलब जो पहले से ही वहां पर है चार्ज, उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वर्क डन is stored in the conductor in form of energy. Therefore we have to calculate this energy per unit volume. समझ में आ गया? यानी कि हमें क्या निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गई? तो सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी तो पर यूनिट वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, चले, अब हमें पता है कि प्रेशर, पिछले ही टॉपिक में हम किसी कंडक्टर पर कितना प्रेशर वर्क करता है वो निकाल चुके हैं। प्रेशर आउटवर्ड दी सरफेस ऑफ स्फीयर
पिछले टॉपिक में निकाला है हमने, P इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम निकाल चुके हैं। P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। P क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, या फिर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। देयरफॉर फोर्स ऑन स्फेरिकल सरफेस, यानी कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इस पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू P इंटू ए। P इंटू ए बोले तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना होगा इस सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का। अगर इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है ना, रेडियस दिखा दो आप, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर प्रेशर आ गया, फोर्स आ गया, वर्क, मेरे पास जब फोर्स आ गया तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि मेरा कितना वर्क डन होगा। तो व्हाट इज द वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन टू प्रेस द सरफेस और टू गिव चार्ज, यानी कि अगर आप इसकी सरफेस को प्रेस कर रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा, और DW, सपोज करो आपने थोड़ा सा ही प्रेस किया है, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको, तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। तो DW इज इक्वल टू कितना होगा, FDR, यानी कि इतना या तो आपने चार्ज ऐड किया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रेस हुआ है, ठीक है, तो प्रेस हुआ है मतलब दबा है, कितना दबा है, DR दब गया, तो वर्क डन कितना हो गया, DW हो गया। समझ में आ गई बात आपको। तो फोर्स हमें पता ही है, ये हमने अभी निकाला है, तो कितना आ गया, ये लिख दो इसको यहाँ पे सीधा, काटना वाटना नहीं कुछ भी अभी, 4 पाई आर स्क्वायर और DR। ये क्या है, एरिया, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है भाई, आपको पता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। तो अब क्या कहोगे, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, या कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस या जो भी है, तो लेंथ डिस्टेंस एक ही चीज़ है, तो एरिया को अगर आप तीसरी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिलता है। देयरफॉर DV इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू DR। DV वॉल्यूम, थोड़ा सा लेंथ है तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा। इक्वेशन नंबर 4। तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे मैं 4 पाई आर स्क्वायर DR की जगह पर DV लिख सकती हूँ। देयरफॉर 4 को कहाँ रख दो आप, 3 में रख दो, तो आपके पास DW कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या रखना है मुझे, DV रखना है ना, ये लो DV रख दिया हमने। मुझे चाहिए वर्क पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप मुझे बता दो ना। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द होल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the whole electric field कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट और DV। इंटीग्रेशन ही तो करना है भाई यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी लिखा था, याद है पिछले टॉपिक में, जो इसका लास्ट टॉपिक है जस्ट, उसमें हमने यही किया था, दोनों की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी डेंसिटी निकालिए किसी भी स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। तो वो आपसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे या एनर्जी डेंसिटी पूछे, एक ही चीज़ है। तो वो कितना होगा, UV इज इक्वल टू DW अपॉन DV। देखो ना, DW अपॉन DV कितना है, DV को नीचे लेके जाओ तो कितना है, U सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो है। समझ में आ गई। तो ये आपके, इसको आप ये भी कह सकते हो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कह सकते हो ना, क्योंकि हमें पता है कि शुरू से ही सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये आता कहाँ से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E होता है। तो यहाँ पे जब आप सिग्मा स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर लिखोगे तो यही आएगा। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गई। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, कुछ नहीं था, आपको बस पुराने टॉपिक को यूज़ करना था। ठीक है, बस आपने क्या कहा कि अगर आप किसी भी कंडक्टर जो कि चार्ज है उसकी सरफेस को प्रेस करते हो या उसको कुछ चार्ज देते हो तो उसके विरुद्ध आपको कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो जो वर्क डन है वो उस पर्टिकुलर स्फेरिकल कंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से वो स्टोर्ड आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में आपको फाइंड आउट करना था। तो हमने सारा बता दिया। फिर हमने कहा कि प्रेशर इतना होता है, प्रेशर होता है तो हमने फोर्स निकाल लिया, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके। फिर हमने क्या कहा कि वर्क निकाल सकते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना आपने प्रेस किया तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेस हो गया dr, तो वर्क डन विल बी, वो भी स्मॉल होगा, तो ये 4πr² dr को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, और वो कितना होगा dv। ठीक है, 4πr² dr को हम dv लिख सकते हैं, dv लिख दिया हमने। फिर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। दिस विल बी एनर्जी स्टोर, तो आपको निकालनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो इतना होगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका टॉपिक हो गया। अब आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो है ये आपका जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब जो हम शुरू करेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा पोटेंशियल पर, है ना। अभी तक आपने फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd चैप्टर हम आपका शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मेरे से अलीशा उस दिन एक क्वेश्चन पूछ रही थी, उसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है ना, और उस स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब ये है आपकी स्क्वायर का सेंटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। स्क्वायर है और वो किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। ये सब इक्वल लाइंस हैं, इक्वल बनाना। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर की जो साइड है वो है स्मॉल a। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस स्क्वायर के प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अच्छा आपको बताया था कि जो फाई जो होता है वो E.A होता है, बताया था, यानी कि फाई जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मिलती कैसे है, 2 वेक्टर क्वांटिटीज के स्केलर मल्टीपल से मिलती है। ठीक है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किया हमने तो फाई मिला, तो मैं इसको कैसे खोल सकती हूँ, मैं खोल सकती हूँ E A cos थीटा से, क्योंकि A डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, और ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, E और एरिया के बीच का एंगल है। पर आपको जो थीटा है वो दिया हुआ किस किस के बीच में है, आपको दिया हुआ है इसके प्लेन, स्क्वायर के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। लेकिन मैंने आपको बताया था किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपको डायरेक्शन जो देखनी है वो ई और इस लाइन के बीच की देखनी है, यानी कि इस पेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की देखनी है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे डायरेक्शन चाहिए ये वाली, ये जो मेरे पास पेन है और ये जो ई है इसके बीच का एंगल चाहिए मुझे, ऐसे देख लो आप। समझ में आ रही है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो कैसे निकालोगे, ये एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है भाई, आपको पता है ये एंगल 90 है, ये लाइन और ये डैश डैश के बीच का जो एंगल है, ये लाइन और इस डैश डैश के बीच का एंगल है 90 डिग्री। यानी कि आप ऐसे परपेंडिकुलर एक पेन मानकर चलो, यहाँ पे एक पेन रखना और ये पेन और इस डैश डैश के बीच का एंगल, या फिर ऐसे समझ लो ये डायरेक्शन है किसकी, प्लेन की, और ये डैश डैश जो है वो इस प्लेन में नहीं है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री दे रखा है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ना कि 30 डिग्री। पेपर में सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप सभी यहीं करते हो, और अलीशा भी मेरे से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही थी एक, तो उसकी क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया के साथ नहीं दे रखी उसने, जबकि हमें चाहिए एरिया, क्योंकि थीटा है ई और ए के बीच का एंगल। तो आप कैसे निकालोगे, आपको गिवन है 30 डिग्री जो कि ई और इस प्लेन के बीच की है, लेकिन प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, जो मैंने डैश डैश से दिखाई है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो बाकी का 60 डिग्री हो गया। तो थीटा एक्चुअली क्या है मैं बता देती हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन
E and A, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ना कि 30 डिग्री। 90 में से 30 घटाओगे, दिया हुआ 30 है, 90 में से 30 घटाओगे यानी कि ये 90 माइनस 30 डिग्री है। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए कॉस 30 डिग्री, यानी कि सॉरी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए बाई 2। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई? तो आई होप वो क्वेरी भी आपकी पूरी दूर हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई समझ में नहीं आया, तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।